हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 की केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हम परमाणु क्या होता है, परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहले परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, तो जैसा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, और परमाणु को उन्होंने मौलिक कण माना था, किसी भी तत्व का मौलिक कण माना था। लेकिन अब ऐसा सिद्ध हो चुका है कि परमाणु विभाज्य है। ठीक, और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब ये सिद्ध हो चुका है कि जैसे डाल्टन ने कहा था कि परमाणु मौलिक कण होता है, लेकिन क्योंकि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है तो ये मौलिक कण नहीं होता, बल्कि मौलिक कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या सिद्ध हो चुका है कि मौलिक कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है अविभाज्य रूप से भाग लेता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अविभाज्य रहता है, नष्ट नहीं होता। ठीक है, वो मतलब उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। एक ही प्रकार के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, जब परमाणु एक प्रकार का ही रहेगा, एक ही प्रकार का रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कैसी होगी? समान होगी। लेकिन जब भिन्न प्रकार के परमाणु होंगे तो इनकी संख्या में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन संख्या समान होगी जब परमाणु एक ही प्रकार का रहेगा, लेकिन जब ये भिन्न हो जाएगा तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी, है ना। फिर से सुन लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। लेकिन जब परमाणु भिन्न प्रकार का होगा, जब परमाणु भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई। तो इन कणों की खोज के लिए अनेक वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फैराडे। तो फैराडे ने एक विशेष रूप की नलिकाओं का उपयोग किया, जिसे कैथोड किरण नलिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, एक नलिका का उन्होंने उपयोग किया और इसमें उन्होंने विद्युत का विसर्जन किया। ठीक है, विद्युत धारा को जब प्रवाहित किया, विद्युत रेस को, तो विद्युत रेस के विसर्जन से इन्होंने इस नलिका में अपना अध्ययन शुरू किया था।
तो ये जो नलिका थी ये कांच की बनी हुई थी, ठीक है। जैसे सामने फिगर दिख रहा है आपको, इस प्रकार की एक नलिका थी जिसे कहा गया कैथोड किरण नलिका। तो ये नलिका जो है कांच की बनी हुई थी और इसके दोनों ओर जो है धातु के दो पतले इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, ठीक। क्या लगे हुए थे? इलेक्ट्रोड, दोनों साइड। और इस नलिका को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया, ठीक है। और गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर ही प्रेषित किया जा सकता है। तो कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों में जब उच्च वोल्टा लागू कर दी गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक एनोड की ओर विद्युत का प्रवाह जो है प्रारंभ हो गया। जो ऋणात्मक था उसको कहा गया कैथोड और धनात्मक वाला एनोड। तो जब इस नलिका में उच्च विभव स्थापित हो गया तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है जिसे कैथोड कहा गया, तो यहाँ से धनात्मक एनोड की ओर विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो गया, ठीक है। और इसी को जो किरणें यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, इन्हीं किरणों को ही कैथोड किरणें या कैथोड किरण कण कहा गया, ठीक है। इन किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें। तो कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह को और भी जांच के लिए, विद्युत धारा की जो प्रवाह हो रही थी इसकी और भी जांच के लिए क्या किया गया? एनोड के पीछे जो नली है यहाँ पर एक प्रतिदीप्त पदार्थ, ठीक है, यहाँ जो दीवार है यहाँ पर एक प्रतिदीप्त पदार्थ का लेपन कर दिया गया। प्रतिदीप्त पदार्थ कौन सा था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया। तो जब ये किरणें एनोड से, ठीक है, एनोड के छिद्र, जब यहाँ कैथोड से एनोड तक जाती हैं तो एनोड के छिद्र में से होकर यहाँ पर जो दीवार पर जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था, यहाँ पे ये चमक उत्पन्न कर रही थी, ठीक है। जब यहाँ से किरणें निकल के एनोड पे पहुंच रही हैं और फिर यहाँ पे जो छिद्र हैं इनमें से होकर पीछे दीवार पे जब पड़ती थी, तो दीवार पे ही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या किया गया था? प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया गया था। तो जब इस पे पड़ती थी तो ये चमक उत्पन्न करती थी, एक चमकीला चिन्ह उत्पन्न होता था, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये किरणें अदृश्य थी, ठीक है, तो इन किरणों की जांच के लिए ही यहाँ पे प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड का उपयोग किया गया। तो जब ये किरणें निकल रही थी, जब यहाँ दीवार पे पड़ी तो ये चमक उत्पन्न हुआ। तो इससे पता चला कि हाँ, इसमें से कुछ किरण निकल रही हैं और इन्हीं किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें, ठीक है। इन किरणों को कैथोड किरणें किसने कहा था? तो थॉमसन ने ही इन्हें कैथोड किरणें कहा था, जे थॉमसन ने, ठीक। तो इन किरणों के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे ही कहा गया कैथोड किरणों के गुण, ठीक है। तो इससे जो प्रमुख निष्कर्ष ये निकलता है कि कैथोड किरणें जो हैं कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्या निष्कर्ष निकला दूसरा, कि ये किरणें अदृश्य होती हैं, ठीक, अदृश्य किरणें होती हैं, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य भी इसमें प्रयोग किया गया था कि जैसे कि इन्होंने एक बीच में एक पतली पिन लगा दिया था, यहाँ पे इस प्रकार से एक व्हील कह सकते हैं कि यहाँ पे किरणों के बीच में एक व्हील लगा दिया गया। तो क्या हुआ, जब ये किरणें इनसे होकर गुजरती थी
तो इस व्हील से जब होके गुजरती थी तो इससे टकराती थी, जिससे कि ये व्हील जो है क्या होता था, घूम जाता था, है ना, ये व्हील जो है घूमता था। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये कैथोड किरणें जो हैं ये सूक्ष्म द्रव कणों से मिलकर बनी होती हैं तथा इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जब यहाँ पे पतली पन्नी का व्हील बना, व्हील यानी समझ रहे होंगे चक्र टाइप संरचना यहाँ पे रख दी जाती है जब, तो जब इसमें से होकर जब गुजरती हैं किरणें तो ये जो व्हील है, ये चक्र है, ये घूम जाता था। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं तथा इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। अगला निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब अनुपस्थित होंगे तो ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति करा दी जाए तो इन किरणों का व्यवहार जो है ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, यानी कि ऋणावेशित कण की तरह ही ये व्यवहार करती हैं। ऋणावेशित कण अगर होगा तो वो किस साइड मुड़ जाएगा, वो धनावेशित की ओर मुड़ जाएगा। जैसे कि इसे फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऋणावेशित और धनावेशित क्षेत्र अगर उत्पन्न किया गया, ठीक है, जब ऋणावेशित और धनावेशित क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो ये किस प्रकार से व्यवहार कर रही थी, ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार कर रही थी। यानी कि ऋणावेशित कण होंगे तो वो कहाँ आकर्षित होंगे, किस साइड, वो धनावेशित कणों की, धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये धनावेशित प्लेट की ओर जब आकर्षित हो जाएंगे, धनावेशित प्लेट की ओर जब मुड़ जाएंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये किरणें कैसी हैं, ये किरणें ऋणावेशित किरणें होती हैं। ठीक है, ये किरणें कैसी होती हैं, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, इसलिए ये धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो ये सिद्ध करता है कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इनका निष्कर्ष ये था कि इन किरणों के लक्षण जो है कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यानी कि इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल से बने होते हैं और उसमें कैथोड किरण नलिका में जो गैस है उसकी क्या प्रकृति है, उस पर ये कभी भी निर्भर नहीं होते। ये जो किरणें हैं कैथोड किरणें, ये कभी भी इलेक्ट्रोडों के पदार्थों और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक, तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये परमाणुओं से भी छोटे कण होते हैं। ठीक, जैसे कि पिछले चैप्टर में डाल्टन ने क्या बताया था, हमने पढ़ा था कि डाल्टन का कहना था कि परमाणु ही मूल कण होते हैं। किसी भी पदार्थ का मूल कण क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन जब कैथोड किरणों की खोज हो गई तब इससे पता चला कि नहीं, परमाणु मूल कण नहीं होता है, उससे सूक्ष्म कण भी उपस्थित हैं। ठीक, तो ये जो निष्कर्ष अभी हम लोगों ने देखा कि कैथोड किरण नलिका द्वारा जो निष्कर्ष निकला है, इन्हीं को ही कहा गया कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, जैसे अभी हमने ये कैथोड किरणों जो ये इसके द्वारा जो कैथोड किरणों से जो निष्कर्ष निकला इलेक्ट्रॉन की खोज में, इन्हें ही क्या कहा गया, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था स्टोनी ने कैथोड किरणों को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक, लेकिन कैथोड किरणों की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो इसीलिए इनकी खोज का श्रेय, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का आवेश एवं द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश एवं द्रव्यमान की खोज भी है जे थॉमसन ने की थी।
तो जे थॉमसन ने ही कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया था, उनका मान ज्ञात किया था। ठीक है, तो इनका मान उन्होंने 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम इतना ज्ञात किया था। ठीक, फिर एक साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था मिलिकन। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण की विधि दी थी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश उन्होंने -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या फिर 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इतना ज्ञात किया। ठीक, तो थॉमसन के जो E/m अनुपात जो था, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनुपात जो था, इस अनुपात के मान से इस मान को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलिकन ने ज्ञात किया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने जो मान ज्ञात किया था, इसमें इन्होंने जो थॉमसन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो मान निकला था, वो मान इन्होंने यहाँ पे ज्ञात किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg इतना ज्ञात किया गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज का स्टेज आता है गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन, ये साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन। तो इन्होंने एक विसर्जन नलिका के बीच में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके ये बताया था कि जब कम दाब पर गैसों में विद्युत प्रवाहित की जाए तो एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की किरणों की कैथोड किरणों की खोज में, उसमें विद्युत किरणें कैसे चल रही थी, कैथोड किरणें। देखिए, जैसे यहाँ फिगर में हमने कैथोड किरणों में जब देखा था तो किरणें कहाँ चल रही थी, कैथोड से एनोड की ओर चल रही थी। लेकिन यहाँ पे किरणें कहाँ चल रही हैं, एनोड से कैथोड की ओर चल रही थी। ठीक है, ठीक है, विद्युत किरणें जो हैं कैसे चल रही थी, एनोड से कैथोड की ओर। जैसे मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है, तो किरणें यहाँ से इस तरह से प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, और ये किरणें जो हैं कैथोड के जो पीछे जो दीवार है, यहाँ पे भी स्फुट दीप उत्पन्न कर रही थी, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी। इसका जस्ट अपोजिट हमने देखा था अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज में, कैथोड से किरणें निकलती थी और एनोड के पीछे जो दीवार थी यहाँ पे चमक उत्पन्न करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ किरणें एनोड से निकलती थी और कैथोड के पीछे जो दीवार थी यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी। तो इन किरणों को क्या कहा गया, इन किरणों को कहा गया एनोड किरणें। ठीक है, इन किरणों को कहा गया एनोड किरणें, धन किरणें या फिर कैनाल किरणें। ठीक, और ये प्रयोग क्योंकि गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, इसलिए इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें भी कहा जाता है। गोल्डस्टीन किरणें। तो इन किरणों के कुछ प्रमुख गुण थे, उन्हें आइए हम देख लेते हैं। देखिए, ये किरणें जो थी धनावेशित कण का, इन किरणों का यानी कि धनावेशित किरणें या कैनाल किरणें या फिर इन्हें आप एनोड किरणें कह सकते हैं या फिर गोल्डस्टीन किरणें, तो इनका द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि पिछली वाली जो किरणें थी कैथोड किरणें, इनका गैस की प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करते थे, जबकि ये धनावेशित किरणें जो हैं ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ठीक है, और ये भी सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि इसके बीच में भी जब स्पिन रखा गया या व्हील रखा गया इन किरणों के बीच में, तो ये भी
जब ये घूमती हैं तो ये चलते चलते इन्हें घुमा देती थी। तो यानी कि ये भी क्या है, सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। धन किरणें विद्युतीय क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अतः यह किरणें क्या हुई, धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणों में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र में ये किरणें कहाँ मुड़ती थी, धनावेशित की ओर मुड़ती थी, जबकि ये धन किरणें कहाँ मुड़ रही हैं, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ रही हैं। तो ये किरणें कैसी हुई, धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है। और फिर यह सबसे छोटा और हल्का कण आयन जो है हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रोटॉन। इन्हीं धन किरणों, कैनाल किरणें, गोल्डस्टीन किरणों को ही क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के। देखिए न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की जब प्रहार किया, ठीक है, बेरिलियम पर जब अल्फा कणों का प्रहार किया, तब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, विद्युत उदासीन कण निकले। इन कणों को ही न्यूट्रॉन कहा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको पता चल रही है कि न्यूट्रॉन कणों का भार जो है प्रोटॉन के भार से क्या है, अधिक होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो आपकी बुक में एक सारणी दी गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चिन्ह और परम आवेश, उनके द्रव्यमान। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक सारणी है, आप लोग इसे देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इस सारणी में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या है, ई से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, ई है। परम आवेश इसका है 1.602176 × 10⁻⁻19। ठीक है, और इसका सापेक्ष आवेश क्या है, -1। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109382 × 10⁻⁻31। एक और द्रव्यमान दिया हुआ है 0.0054, और इनका लगभग द्रव्यमान है जो AMU में है वो 0 है। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से प्रोटॉन का भी है। प्रोटॉन का परमावेश 1.602176 × 10⁻⁻19। लेकिन यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रमुख अंतर है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो माइनस में है और प्रोटॉन का प्लस में है, धनात्मक है। इसका सापेक्षिक आवेश है +1। द्रव्यमान देख लेते हैं, द्रव्यमान है इसका 1.67216 × 10⁻⁻27। फिर इनका है आपेक्षिक द्रव्यमान, यानी कि AMU में है, ये एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727, और लगभग द्रव्यमान है 1। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का प्रतीक है N, परम आवेश इसका 0 है, सापेक्षिक आवेश भी 0 है, 0। इसी प्रकार से द्रव्यमान है 1.674927 × 10⁻⁻27, बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, सापेक्षिक द्रव्यमान है 1.00867, और इसका लमसम द्रव्यमान है 1। तो ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का परम आवेश, सापेक्ष आवेश और द्रव्यमान याद करना है। ठीक है, याद होना चाहिए, और इसका चिन्ह भी याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परमाणु मॉडल से। तो इसमें पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें कि धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इस मॉडल को ही क्या कहा गया है, इस मॉडल का कुछ अन्य भी नाम है, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या तरबूज मॉडल। ठीक है, इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को कुछ अन्य नाम द्वारा भी जाना जाता है, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, या तरबूज मॉडल। देखिए पुडिंग क्या है, एक जैसे हमारे यहाँ हलवा बनता है तो हलवे की जैसे ही एक मिठाई होती है, तो पुडिंग की तरह ही, जैसे कि पुडिंग में हलवे में मेवे वगैरह मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें मेवा भी रहता है, तो इसी तरीके से रेजिन पुडिंग यानी किशमिश का हलवा हो गया। तरबूज मॉडल, जैसे तरबूज में बीज छितरे होते हैं, तो इनका यही कहना था कि इस प्रकार से एक गोले के समान होता है परमाणु, जिसमें कि धनावेश जो है इसी प्रकार से छितरे होते हैं, जैसे कि तरबूज में उसके बीज। ठीक, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इससे कहा गया है धनात्मक गोला। ठीक है, इनका कहना था कि धनात्मक गोले में बीज जो है तरबूज के, या फिर कह सकते हैं कि प्लम वगैरह है या रेजिन है, अगर पुडिंग के बेस पे इसको लिया जाए तो ये बिल्कुल एक समान रूप से छितरे होते हैं पूरे मॉडल पे, पूरे परमाणु पर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मॉडल में परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ माना जाता है, जिस प्रकार से किसी तरबूज में उसके बीज। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट करता था, लेकिन यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों को स्पष्ट नहीं कर पाया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल था, ये नाभिक की खोज से रिलेटेड था, नाभिक की खोज से संबंधित था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी जो थे, उनके साथ स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही पतली सोने की एक पत्ती ली थी। ठीक है, सोने की पतली पत्ती पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी। तो इससे जो निष्कर्ष निकला था, उसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे कण थे इसमें, और बहुत सी ऐसी किरणें थी जो कि इन पतली पत्ती से सीधे निकल जाती हैं, बिल्कुल ही विक्षेपित नहीं होती हैं, मतलब विचलित नहीं होती हैं, अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। फिर इन किरणों की अपेक्षा कुछ कम थी, ऐसी किरणें भी थी जो कि विक्षेपित हो गई। ठीक है, कुछ ऐसी भी किरणें थी जो कि अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, और बहुत ही कम किरणें ऐसी प्राप्त हुई जो कि बिल्कुल सीधे वापस लौट आई। मतलब जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग से वो सीधे वापस लौट गई 180 डिग्री पर, बिल्कुल ही सीधे उसी मार्ग से वापस लौट आई। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। आइए देख लेते हैं कौन से निष्कर्ष थे। देखिए पहला है, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए, अतः परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। देखिए ऐसी किरणें हैं, बहुत सारी ऐसी किरणें हैं जो कि सीधे निकल गई। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अधिकांश स्थान कैसा है, रिक्त होता है। नेक्स्ट है, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, अतः धनावेशित और भारी कणों द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होता है। कुछ कण जो हैं कुछ छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत ही कम होता है। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि समान रूप से धनावेशित कण जो होते हैं वो समान रूप से पूरे परमाणु में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं पाया।
नेक्स्ट है बहुत ही थोड़े कण पीछे की ओर अर्थात 180 पर विक्षेपित हो गए, अतः परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण भी होता है। ठीक है, कुछ किरणें ऐसी गईं जो डायरेक्ट सीधे मुड़ गई, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस लौट आई थी। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ धनावेशित एवं भारी कण भी होते हैं। ठीक, तो चलिए इस मॉडल के अनुसार इन्होंने नाभिक का मॉडल किस प्रकार से प्रदर्शित किया देख लेते हैं कि परमाणु का धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, परमाणु का धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प मतलब कि बहुत ही छोटे से केंद्र में या बहुत ही छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। फिर नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमते हैं। इस प्रकार से हाँ जी, यहाँ नाभिक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमते हैं, बहुत ही तेजी से घूमते हैं। और इसी वृत्ताकार पथ को क्या कहा गया, कक्षा कहा गया या ऑर्बिट कहा गया। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है वो आकर्षण बल द्वारा, वैद्युत बलों के द्वारा ये बंधे होते हैं, यानी कि इन पर एक वैद्युत बल का आकर्षण काम करता रहता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल था, नाभिक की खोज से रिलेटेड जो इनका मॉडल था, ये जो थॉमसन का मॉडल था उसको ये पूरी तरीके से विफल कर देता है। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु में जो नाभिक होता है या ऋणावेशित धनावेशित कण होता है पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है, जबकि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इन्होंने इसे प्रयोग के द्वारा भी प्रदर्शित किया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, उसके बाद ही नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं उन्हें ध्यान से आप लोग वीडियो को कई बार चला के समझने का प्रयास करेंगे। ओके।